हेलो दोस्तों, मैं जुनैद कुरैशी आपका हमारे YouTube चैनल एसेंशियल नॉलेज में स्वागत करता हूं। एम्प्लॉय की कार्य के दौरान दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना से वह एम्प्लॉय चोटित हो जाता है, वह विकलांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति में एक एम्प्लॉयर जिसके अंतर्गत वह एम्प्लॉय है, उसका क्या दायित्व बनता है, कितना रुपए मुआवजा देने का उसका दायित्व बनता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और अगर वह एम्प्लॉयर वह मुआवजा उस एम्प्लॉय को नहीं देता है तो इस स्थिति में क्या कानूनी प्रक्रिया रहती है, और अगर मृत्यु की स्थिति में एम्प्लॉयर उसके आश्रित उसके परिवार वालों को मुआवजा नहीं देता है तो वह कौन सी कानूनी प्रक्रिया से वो मुआवजा ले सकते हैं, इन सभी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दी एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923, यह एक एम्प्लॉयर को दुर्घटना की स्थिति में अपने एम्प्लॉय को मुआवजा कंपनसेशन देने का दायित्व निर्धारित करता है। सरल शब्दों में अगर कोई एम्प्लॉय दुर्घटना होती है उसकी, तो एम्प्लॉयर उसको कितना रुपए मुआवजा देगा, इस एक्ट पर विस्तार से इस एक्ट पर उपबंध किया गया है कि वह कितना रुपए मुआवजा देगा। पर जहां ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एम्प्लॉय का कटता है, वहां के लिए क्या प्रावधान है, इसको हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। दुर्घटना का नियोजन में होना आवश्यक है। हमें नियोजन कैसे डिसाइड किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, तो यह मामले के तथ्यों पर डिपेंड करेगा। अगर कोई एम्प्लॉय का काम फील्ड वर्क है, वो सर्विस में एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो वो भी उस नियोजन के दायरे में आएगा। सिर्फ कार्यस्थल ही नियोजन नहीं कहलाता है। जहां वह काम करने के लिए अगर एम्प्लॉय जाता है, उसके एम्प्लॉयमेंट अगर वह है कि वह फील्ड में भी काम करता है, तो यह भी नियोजन के अंतर्गत आता है। एम्प्लॉयर कब अपने एम्प्लॉय को दुर्घटना होने पर भी, उसको चोट लगने पर भी मुआवजा नहीं देगा। तो पहला, अगर उसको ऐसी चोट लगती है कि जो 3 दिन के अंदर ठीक हो जाती है, तो इस स्थिति में नियोजक एम्प्लॉयर उसको मुआवजा नहीं देगा। सेकंड, दूसरा, अगर एम्प्लॉय कार्य के दौरान शराब या कुछ और अन्य नशे की हालत में काम करता है या वर्क प्लेस में है, अपने एम्प्लॉयमेंट में है, और इस बीच उसकी दुर्घटना होती है, मतलब वो नशे में है और दुर्घटना हो जाती है, फिर इस कंडीशन में भी एम्प्लॉयर उसको मुआवजा नहीं देगा। तीसरा, अगर कुछ उसमें प्रतिबंध है, अगर उसके एम्प्लॉयमेंट में अगर कुछ कार्यस्थल पर यह काम करने के लिए मना है और वहां पर नोटिस लगा हुआ है, जैसे कि हाई वोल्टेज का नोटिस लगा हुआ है, तो भी अगर वह जानबूझकर वहां घुस रहा है, तो इस कंडीशन में भी नियोक्ता एम्प्लॉयर मुआवजा नहीं देगा। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, मुआवजे की रकम कैसे निकाली जाती है, वह कैसे निर्धारित की जाती है, इसको हमको समझने के लिए चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, मुआवजे की रकम एक्ट के सेक्शन 4 में दी गई है। हम कैलकुलेशन समझने से पहले उससे कुछ बेसिक को समझ लेते हैं। मंथली वेजेस है क्या? मंथली वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर अलग अलग निर्धारित करती आई है। 2010 के नोटिफिकेशन में मंथली वेजेस 8,000 थी, लेकिन हाल ही में करंट में 2020 में मंथली वेजेस 15,000 कर दी गई है। ये मंथली वेजेस 15,000 है क्या? मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी 8,000 है, तो भी कमिश्नर इसको 15,000 कंसीडर करेगा, उसको 15,000 से ही उसका कैलकुलेशन निकालेगा। फिर है रेलेवेंट फैक्टर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसी एग्जांपल से हम बाकी सारे कैलकुलेशन को समझेंगे। मान लीजिए एक होमू नाम का एम्प्लॉय है, उसकी मंथली वेजेस 15,000 है। हम यहाँ पर मिनिमम मंथली वेजेस लेकर चल रहे हैं। हम मिनिमम 15,000 रुपये लेकर चल रहे हैं ताकि हम इसको कैलकुलेट करें तो हमको सब चीज़ें क्लियर हो सके। यहाँ और उस होमू की एज है 24 ईयर्स। तो ये जो रिलेवेंट फैक्टर है यह शेड्यूल 4 में दिया गया है। जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है उसके शेड्यूल 4 अनुसूची 4 में वह दिया गया है। चलिए हम रिलेवेंट फैक्टर को समझने के लिए एक्ट पर चलते। मैंने यहाँ गूगल से बेयर एक्ट का PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, इसका यह प्रीमल है। फिर उसके बाद ये अलग अलग सेक्शन है।
हम यहाँ पर आए हैं रेलेवेंट फैक्टर को देखने के लिए। रेलेवेंट फैक्टर है क्या और ये हमें कहाँ पर मिलेगा? तो मैं यहाँ पर किसी भी एक्ट की अनुसूची उसके लास्ट में दी हुई होती है, जो उसका एक्ट रहता है उसके लास्ट में उसकी अनुसूचियाँ दी हुई होती हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह शेड्यूल 1 अनुसूची 1 है, इसका पार्ट 1 है। ठीक उसी प्रकार हम जब नीचे जाएंगे तो हमको मिल जाएगा अनुसूची 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फैक्टर है, यही फैक्टर है, वो यह रिलेवेंट फैक्टर है। तो ये जो रहता है वो एज पर डिपेंड करता है। जिस समय दुर्घटना हो रही है और उस एम्प्लॉय को क्षति पहुँच रही है तो उस समय उसकी एज क्या है। तो जो रिलेवेंट फैक्टर है वो एज पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर होमू की जैसे एज है 24, तो हम 218.47 को ध्यान में रखते हैं और इसको लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर 16 साल से लेकर 65 और मोर तक रिलेवेंट फैक्टर दिया गया है। 99.37 लास्ट है। जैसे जैसे यह एज पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी कंपनसेशन कम होते जाएगा। एज जितनी कम कंपनसेशन उतनी ज़्यादा। तो चलिए हम चलते हैं अपने पीपीटी स्क्रीन वापस वहीं। ठीक है, अब ये होमू है, कारखाने में दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना से उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर डेथ होती है उसकी तो उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा, तो हम इसको देखते हैं यह फॉर्मूले से। तो उसको वहाँ पर मिलेगा, उसको अमाउंट मिलेगा 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रिलेवेंट फैक्टर, या 1,20,000 इनमें से जो भी ज़्यादा रहेगा वो उसको मिलेगा। फिर अब देखते हैं हम 50% ऑफ मंथली वेजेस। अब 15,000 का 50% निकालेंगे तो 7,500। हम रेलेवेंट फैक्टर पहले से वहाँ से एक्ट से निकाल चुके हैं, 218.47। अब ये दोनों को हमको इंटू कर देना है, उस दोनों को गुणा कर देना है। फिर जो अमाउंट आएगी वह कंपनसेशन अमाउंट है। जो अमाउंट आएगी 16,38,525। यह अमाउंट डेथ की स्थिति में उसके आश्रितों को, होमू के आश्रितों को मिलेगी। अब यहाँ पर आश्रित कौन है? आश्रित होंगे पत्नी, उसके बच्चे, 18 साल से कम उम्र का बेटा, अविवाहित बेटी, उसकी माँ, उसके बाप, उसकी सास, उसके भाई, उसकी बहन। ये सब उसके आश्रित होंगे, उसके परिवार वाले उसके आश्रित होंगे। लेकिन सबसे पहले हक पत्नी का, बच्चों का होता है, फिर माँ बाप का होता है, फिर बाकी सब आते हैं। ये अमाउंट तो मिलेगा ही और उसके साथ में उसको दाह संस्कार के लिए भी एक्सपेंसेस मिलेगा 5,000 रुपये। जैसे कि हमने देखा कि ये डेथ की स्थिति में कितना एम्प्लॉय को मुआवजा देगा, ठीक उसी प्रकार अगर परमानेंट उसको विकलांगता होती है या उसको और कुछ अन्य क्षति होती है, उसका एक अंगूठा कट जाता है, उसकी उंगली टूट जाती है, इन सब के और 4 फॉर्मूले हैं जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। क्योंकि अगर मैं सबको हम यहाँ सबको बैठ कर एक्सप्लेन करें तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप देखिएगा उसमें अनुसूची 1 है, आपको मैं एक्ट भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप उसको जब पढ़ लेंगे एक बार या अनुसूची में जाके देखेंगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने कहा था, जहां ईएसआई जहां लागू होता है तो वहां के लिए अलग प्रावधान है। वहां के लिए क्या है, जहां ईएसआई जिस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है वहां फिर ये एक्ट द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 लागू नहीं होता है। ईएसआई एक्ट में कुछ लिमिटेशन है। ईएसआई एक्ट में मिनिमम 10 एम्प्लॉय होना चाहिए और 10 से ज्यादा एम्प्लॉय रहेंगे तब ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन द कंपनसेशन एक्ट में यह नहीं है, कितने भी एम्प्लॉय रहे तो भी नियोक्ता मुआवजा देगा। और हम जनरली देखते हैं कि एम्प्लॉयर अपने हर एम्प्लॉय का ईएसआई नहीं काटता है। तब इस कंडीशन में, जो कि यह एक्टिविटी बहुत गलत है लेकिन जनरली देखा जाता है, जहाँ एप्लीकेबल भी होता है जिस इंडस्ट्री में, जिस संस्था में, तो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का ईएसआई नहीं काटते हैं। तब इस स्थिति में यह एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट काम आता है। और ईएसआई में 21,000 मैक्सिमम जिसकी सैलरी है उन्हीं लोगों का कटता है। उससे ज्यादा मैक्सिमम के लिए फिर उसमें कोई वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में भी यह एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट काम आता है। जैसा कि हमने देखा, एक्सीडेंट की स्थिति में एम्प्लॉय को अगर चोटित होता है, उसकी मृत्यु होती है, विकलांग होता है, तो एम्प्लॉयर को उसको मुआवजा देने का दायित्व बनता है।
और अगर एम्प्लॉयर इस भार को, जो मुआवजा है काफी ज्यादा होता है, इसको अगर कम करना चाहता है तो वह अपना इंश्योरेंस, जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है जिसमें यह कवर होता है, वो करवा सकता है। फिर इस कंडीशन में एम्प्लॉयर के बदले जो इंश्योरेंस कंपनी है, अगर इस तरह की कुछ दुर्घटना होती है तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयर के तरफ से उसको पे देती है। एम्प्लॉयर ये मुआवजा कैसे देगा? एम्प्लॉयर क्या मुआवजा डायरेक्ट श्रमिक को देगा, डायरेक्ट एम्प्लॉय को देगा, या डायरेक्ट उसके आश्रित को देगा? तो ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर लेबर कमिश्नर के पास जो मुआवजे की रकम है उसको वह जमा करेगा। कमिश्नर एम्प्लॉयर द्वारा दी गई रकम को वेरीफाई करेगा। कमिश्नर उस रकम को एम्प्लॉय को या जो उसके डिपेंडर है उनको देगा, उनको ट्रांसफर करेगा। एम्प्लॉयर कंपनसेशन नहीं देता है, देने से इनकार करता है, तो इस स्थिति में जो एम्प्लॉय है और या उसके आश्रित है वो लेबर कमिश्नर के पास कंप्लेन कर सकते हैं लिखित में। तो फिर लेबर कमिश्नर जरूर उसमें एक्शन लेता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि कभी ऐसा हो जाता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच मतभेद हो जाती है रकम के लिए, तो भी कमिश्नर हेल्प करता है। लेकिन कभी कभार ऐसा डाउट होता है कि हमको जो कमिश्नर भी दे रहा है रकम वो सही नहीं है, कुछ उसको अलग लगता है, या कभी एम्प्लॉयर को ऐसा लगता है कि जो कमिश्नर दे रहा है रकम वो कुछ ज्यादा हो रही है। तो दोनों ही कंडीशन में इसकी जो नेक्स्ट अपील है हाई कोर्ट में होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए और अपने दायित्व का निर्वहन करिए ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। जय हिंद।